बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जनरलिस्ट ब्यूरोक्रेसी और स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी के बारे में बात करेंगे। सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के ऊपर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बहस हुई है, लेकिन उसका जो सबसे अहम नुक्ता है कि जनरलिस्ट ब्यूरोक्रेसी की जगह स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी को कैसे रिप्लेस किया जाए, इसके ऊपर बात नहीं हुई। बल्कि पाकिस्तान में जो सिविल सर्विस रिफॉर्म्स की कहानी है वो कुछ एग्जेक्टिव ऑर्डर्स तक ही मुहित है। बल्कि पाकिस्तान में सिविल सर्विस रिफॉर्म करने का जिनको कहा जाता है उनका इंटरेस्ट ही इतना ज़्यादा होता है कि सिविल सर्विस रिफॉर्म नहीं हुई। बल्कि ये कहना मुनासिब ना होगा, जिनकी वजह से सिविल सर्विस को रिफॉर्म करना है उनसे ही कहा जाता है कि आप सिविल सर्विस को रिफॉर्म करें। पाकिस्तान में जितनी भी रजीम्स आई हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हैं, चाहे वो डिक्टेटोरियल हैं, सब में जो सिविल सर्विस रिफॉर्म करने के प्रोसेसेस हुए हैं वो कुछ ऑर्डर्स तक ही थे कि सीट्स इस सर्विस को इतनी दे दी जाएँ, कुछ ट्रेनिंग बेहतर हो जाए, कुछ मॉड्यूल्स बेहतर हो जाएं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के टाइम में हुई उसमें थोड़ी सी स्पेशलाइजेशन आई सर्विसेज में, लेकिन बुनियादी तौर पे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ना हो सकी। जनरल ब्यूरोक्रेसी थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है, इसको अगर हम आसान लफ्ज़ों में कहें तो जनरल ब्यूरोक्रेसी से मुराद एक ऐसा केडर ऑफ पोस्ट को तरतीब या तश्कील देना है जो तमाम टियर ऑफ गवर्नेंस, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, या जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ऑटोनमस बॉडीज़ हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनकी लुक्रेटिव पोस्ट को, इम्पॉर्टेंट पोस्ट को एक केडर में लेके आना है और फिर अपने ऑफिसर्स की वहाँ पे अपॉइंटमेंट करनी है। पाकिस्तान में बहुत सारी जनरल केडर सर्विसेज हैं, जिसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, पाकिस्तान पुलिस सर्विस है, उसमें प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस PMS है। अपने अपने एक्सटेंट के लिहाज से ये जनरल केडर सर्विसेज हैं और स्पेशलाइज्ड टास्क को ये करती हैं। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप इसको टियर ऑफ गवर्नेंस के लिहाज से देखें तो एक सर्विस के ऑफिसर तहसील में असिस्टेंट कमिश्नर हैं, फिर वो डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर हैं, फिर वो डिवीज़न में कमिश्नर हैं, वो फिर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हैं एक डिपार्टमेंट में, फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी हैं, फिर वो किसी प्रोजेक्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर MD हैं, फिर किसी वो अटैच डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल हैं, फिर वो फेडरल डिपार्टमेंट में, फेडरल मिनिस्ट्री में कहीं पे सेक्रेटरी हैं, कहीं पे एडिशनल सेक्रेटरीज़ हैं। अब ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप जनरल स्किल्स के साथ आप हेल्थ में भी जाएं, आप एग्रीकल्चर में भी जाएं, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी जाएं, आप तहसील के साथ लोकल गवर्नमेंट के तहसील की सतह पे लोकल गवर्नमेंट के साथ भी अटैच हों, डिस्ट्रिक्ट की सतह पे आप लोकल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट बल्कि फेडरल गवर्नमेंट के साथ भी अटैच हों। फिर आप मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस को देखें, एजुकेशन से लेके आप लॉ एंड ऑर्डर तक देखें। इतनी ज़्यादा स्किल्स किसी भी इंसान के लिए सीखना नामुमकिन है। आपको स्किल्स भी आनी चाहिए और जो एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियादी स्किल्स है वो भी आनी चाहिए। अब सिविल सर्विस रिफॉर्म्स में जो जनरलिस्ट ब्यूरोक्रेसी है उसको स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी में लेके आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका जो पहला पार्ट है वो एडमिनिस्ट्रेटिव फेडरलिज्म है कि आप जो सर्विसेज हैं फेडरल लेवल की उनको उसी हद तक महदूद करें, प्रोविंशियल सर्विसेज को प्रोविंसेस की हद तक करें, और जो डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज हैं, जो लोकल गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, उनको अपनी हद तक उसका रोल डिफ़ाइन करें। ऐसा होने से जनरल कैडर एक लिहाज से, कैटेगरी के लिहाज से स्पेशलाइज्ड होता जाएगा। फिर आपने इसको मज़ीद स्पेशलाइज्ड ऐसे करना है कि जो मुख्तलिफ़ स्किल्स हैं, अगर एग्री की स्किल्स हैं तो एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट्स में होना चाहिए, अगर आपके पास लॉ एंड ऑर्डर की हैं तो फिर लॉ एंड ऑर्डर के डिपार्टमेंट्स या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आप उसमें काम कर सकते हैं। स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी के लिए ऑर्गेनाइजेशनल ऑटोनॉमी, ऑर्गेनाइजेशनल इंडिपेंडेंस भी बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा डेवोल्यूशन होगी, ऑर्गेनाइजेशनल डेवोल्यूशन होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवोल्यूशन होगी, उतनी ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सर्विसेज होगी। स्पेशलाइज्ड केडर्स जब आप बनाएंगे तो स्किल्स यकता हो जाएंगी किसी लिहाज से। अगर हेल्थ में अगर आपने काम करना है, या पॉवर्टी एलिविएशन में काम करना है, या एग्रीकल्चर में काम करना है, तो अगर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स उसी लिहाज से हैं और फिर आपके पास टेक्निकल स्किल्स भी हैं और अगर आपके पास प्लानिंग की और फाइनेंशियल स्किल्स भी हैं तो आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। और फिर जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते जाते हैं आपका स्किल लेवल बढ़ता रहता है। जनरल ब्यूरोक्रेसी के साथ आप
اسپیشلائزڈ دور میں پاکستان میں گورننس کے مسائل نہیں کر سکتے. اب تو ویسے بھی ٹیکنالوجی کی وجہ سے سکلز بہت تیزی سے بدل رہی ہیں. ایون کمیونیکیشن سکلز بھی آپ کی فاسٹ ٹریک پہ ہیں, وہ بھی تبدیل ہو گئی ہیں. آپ کی فنینشیل مینجمنٹ کی سکلز ہیں, آپ کی دوسری ایڈمنسٹریٹو سکلز ہیں, پلاننگ کی سکلز ہیں. ویسے انہیرنٹلی یہ خود ساری سکلز اسپیشلائزڈ ہیں. اگر ان اسپیشلائز سکلز کی بنیاد پہ آرگنائزیشنز میں ہیومن ریسورس کو ریکروٹ کیا جائے تو پرفارمنس بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جو ایک میڈیسن کا آدمی ہے وہ ہی اچھا ہیلتھ ایڈمنسٹریٹر بن سکتا ہے, جو ایک ایگریکلچرل اسپیشلسٹ ہے وہ ہی اچھا ایگریکلچرل ایڈمنسٹریٹر بن سکتا ہے, جو ایک اچھا لاء کا اسپیشلسٹ ہے وہ ہی اچھا لاء انفورسمنٹ میں پرفارم کر سکتا ہے. کیونکہ پاکستان ایک کوڈڈ سوسائٹی ہے, لاز کا جاننا, پھر مختلف آپریشنز کا جاننا, پھر آئی سی ٹی سکلز کا جاننا, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جاننا, یہ اب بہت زیادہ ضروری ہے. اور جنرل کیڈر میں رہتے ہوئے آپ یہ سارا کام نہیں کر سکتے. اس لیے سول سروس ریفارمز میں جو بنیادی عنصر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جرنلسٹ بیوروکریسی کی جگہ اسپیشلائزڈ بیوروکریسی کرنی ہے, ٹیئرز آف گورننس کے لحاظ سے بھی اور آپریشنس کے لحاظ سے بھی, اور ڈیولوشن کی بنیاد پہ آپ نے آرگنائزیشنس کو مکمل اٹانومی دینی ہے تاکہ کام اچھے طریقے سے ہو سکے اور جو مین پرفارمنس ہے وہ بہتر سے بہتر ہو سکے. تھینک یو ویری مچ.